तेजी से होता है यूनिटरी में, मगर यहाँ पे निर्णय देरी हो रही है कि ये बोल रहा है कि मैं नियम बनाऊंगा, ये बोल रहा है मैं नियम बनाऊंगा। तो ऐसे में क्या होता है, विवाद होता है ना। इन दोनों के अधिकारों को बताने वाला तो कोई चाहिए ना, कोई तो स्ट्रिक्ट हेड होता ही होगा ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा। स्वागत करता हूँ आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है दोस्त फेडरल सिस्टम, संघात्मक प्रणाली। दोस्त, हम पॉलिटिकल का फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल का फंडामेंटल समझने के लिए इनको समझना बहुत जरूरी है कि यूनिटी सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, क्वासी फेडरल क्या होता है। आगे हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमारा जो फंडामेंटल है यानी कि बेसिक पॉलिटी का जीएस के लिए वो मजबूत हो जाएगा। तो दोस्त, बिना कुछ देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं संघात्मक प्रणाली को। देखिए दोस्त, हमने एकात्मक में पढ़ा था कि जो भी देश में सरकार होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, इसीलिए हमने उसको केंद्रीकृत प्रणाली बोला था। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही होने वाला है। पहला फीचर्स लिखेंगे दोस्त। पहला फीचर्स क्या है कि जिस देश में दो सरकारें हो तो ऐसी राज व्यवस्था को संघात्मक प्रणाली कहते हैं। दोस्त, इंग्लिश वालों के लिए मैं पेज लगा रहा हूं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। हमने क्या पढ़ा कि जिस देश में दो सरकारें हों ऐसी राज व्यवस्था को हम संघात्मक प्रणाली कहते हैं। दो सरकारें मतलब केंद्र में हो और राज्य में हो। जिस देश में दो सरकारें होती हैं वहां पे समझ लेना संघात्मक यानी कि फेडरल सिस्टम है। अब आप दोस्त ये कहोगे कि जब यूनिटरी सिस्टम में सरकार केंद्र की थी तो जितनी भी शक्तियां थी वो सारी केंद्र के पास थी, मगर यहाँ पे तो दो सरकारें हैं। तो यहाँ पे शक्तियां कहाँ जाएंगी? तो दोस्त, यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों को दो सरकारों के मध्य बांटा जाएगा, केंद्र में और राज्य में। देखिए किस तरीके से बांटा जाएगा, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले दूसरा फीचर्स लिखेंगे। दूसरा फीचर्स क्या है दोस्त, अच्छे से समझेंगे। शक्तियों का विकेंद्रीकरण शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यहाँ पे दो सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। शक्तियों को बंटवारा करा जाता है, शक्तियों को बांटा जाता है। तो बंटवारा किस तरीके से करा जाएगा वो समझ लिए। देखिए दोस्त, यहाँ पे तीन लिस्ट बनती है। जब शक्तियां बांटी जाएंगी तो तीन लिस्ट बांटी जाएंगी, यानी कि जिस विषय पे केंद्र नियम बनाएगी उसको यूनियन लिस्ट कहेंगे, जिस विषय पे राज्य नियम बनाएंगे उसको स्टेट लिस्ट बोलेंगे, और जिस विषय पे दोनों नियम बनाएंगे उसको हम कहेंगे दोस्त कॉन्करेंट लिस्ट। समझाता हूं, एकदम अच्छे से समझना दोस्त। पहली होगी केंद्र सूची, यानी कि जिसको हम संघ सूची बोलते हैं। केंद्र सूची इन द सेंस संघ सूची बोलते हैं, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची। और इसी को हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। क्या? यूनियन लिस्ट, यूएल बोल देंगे, यूएल, ठीक है, यूनियन लिस्ट समझ लीजिएगा। एंड स्टेट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची होती है, और इसी को हम प्रांत सूची बोलते हैं, प्रांत सूची, ठीक है। एक होता है सीएल, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, यानी कि समवर्ती सूची, और इसको हम कहते हैं दोस्त संयुक्त सूची, ठीक है। समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची यानी कि संघ सूची बनती है। कुछ ऐसे विषय होंगे जिसपे केंद्र नियम बनाएगी तो उस विषय को हमें केंद्र सूची में रखना होगा। कुछ ऐसे नियम होंगे जिसपे राज्य नियम बनाएगी तो उसको राज्य सूची में रखना होगा। और कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसपे दोनों नियम बनाते हैं,
दोनों सरकारें नियम बनाएंगी तो उसको हम समवर्ती सूची में रखेंगे, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी कि शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों को बांटा जाता है स्टेट में और सेंट्रल में, दोनों तरफ शक्तियां विभाजित होती है और दोनों इस तरीके से बांटी जाती है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे शक्तियों को तो अधिकार दे दिया, यहाँ पे केंद्र को भी शक्ति दे दी और राज्य को भी शक्ति दे दी। इसको कौन देता है? कोई ना कोई तो स्ट्रिक्ट हेड होता ही होगा ना। तो ऐसे में क्या होता है दोस्त, ऐसे में दोस्त होता है कि संविधान की सर्वोच्चता, संघात्मक में संविधान की सर्वोच्चता होती है। सर्वोच्चता ये लिखिएगा, यानी कि जो स्टेट को पावर मिली है, जो सेंट्रल को पावर मिली है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि संविधान से मिली है। कौन स्टेट को शक्ति देता है? संविधान देता है। कौन राज्य को शक्ति देता है? संविधान देता है। ठीक है, तो संविधान सबसे सर्वोच्च पे है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। ठीक है, तो संविधान के अंतर्गत सभी लोग काम करते हैं, ना ही कोई संविधान से बाहर जाके काम करता है, ना ही कोई संविधान के खिलाफ काम करता है। संविधान के अंतर्गत सभी काम करते हैं, संविधान के अधीन सभी काम करते हैं। अर्थात न्यायपालिका भी संविधान के अधीन होकर काम करती है। अब समझते हैं दोस्त, यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। फोर्थ फीचर से आखिरी फीचर, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका इन द सेंस, जब दोस्त दोनों को पावर दे दी गई, केंद्र सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची भी बता दी गई, लेकिन कुछ ऐसे विषय निकल के आते हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर विवाद कर लें कि ये विषय मेरा है, ये विषय मेरा है, इस पे मैं नियम बनाऊंगा, इस पे मैं नियम बनाऊंगा। कोई एक विषय है, मान लो उठा लिया, समझना, विषय उठा लिया। अब इस पे क्या हो रहा है, दो सरकारें लड़ रही हैं, केंद्र की और राज्य की। ठीक है, दो सरकारें लड़ रही हैं कि ये बोल रहा है कि मैं नियम बनाऊंगा, ये बोल रहा है मैं नियम बनाऊंगा। तो ऐसे में क्या होता है, विवाद होता है। तो विवाद को रोकने के लिए कोई तो चाहिए ना, इन दोनों के अधिकारों को बताने वाला तो कोई चाहिए ना। तो इन दोनों के अधिकारों को बताता है दोस्त न्यायपालिका। अगर सरकारें कोई ऐसा नियम बनाती है जो संविधान के अंतर्गत नहीं आता है, संविधान से बाहर आता है, लोगों का अधिकार नहीं शामिल होता है, संविधान कहता है कि ऐसे नियमों को न्यायपालिका रद्द कर सकता है। तो ऐसे में जब विवाद होते हैं तो विवादों को रोकने के लिए न्यायपालिका ही खड़ी होती है, न्यायपालिका ही विवाद को रोकती है। तो ये दोस्त चार फीचर्स थे, चार फीचर्स हमने अच्छे से समझे। अब हम ये समझते हैं कि किस किस देशों में है। सबसे पहला नाम आता है दोस्त यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। भारत में संघात्मक प्रणाली है, लेकिन पूरी तरीके से संघात्मक प्रणाली है ऐसा नहीं कह सकते, पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है, भारत का नाम नहीं आएगा। यूएसए पहला एग्जाम्पल है, और ऐसे कई देश हैं जो कि जिसमें संघात्मक प्रणाली है। ऐसे क्या कारण होते हैं कि संघात्मक प्रणाली रखी जाती है? देखिए, उसमें क्या होता है, ज्यादा जनसंख्या होती है, या तो ज्यादा जनसंख्या होती है, ज्यादा जनसंख्या, जनसंख्या, और बड़ा क्षेत्रफल वाला देश होता है, बड़ा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वाला देश, ज्यादा जनसंख्या और बड़ा क्षेत्रफल वाला देश होता है। ऐसे में इसको संघात्मक प्रणाली को रखा जाता है। तो हम समझते हैं दोस्त कि इसका पहला चीज तो नुकसान समझते हैं कि इसमें नुकसान क्या है। यहाँ पे अधिक खर्चीली होती है, ये सरकार अधिक अधिक खर्चीली होती है, खर्चीली होती है। ठीक है, खर्चीली होती है। अब इसको समझना दोस्त, अधिक खर्चीली यानी कि केंद्र में सरकार बन रही है और राज्य में सरकार बन रही है। तो ऐसे में इलेक्शन दोनों जगह पे होंगे, और तो दोनों जगह पे जब इलेक्शन होंगे तो दोनों जगह पे पैसों का भी खर्चा होगा, इलेक्शन करवाने के लिए पैसा भी खर्चा लगता है। दूसरी हानि क्या है कि केंद्र और राज्य में विवाद होता है, केंद्र और राज्य में विवाद होता है, यानी कि जब केंद्र और राज्य दोनों हैं तो दोनों अपने अपने विषय पर नियम बनाने के लिए लड़ेंगे, विवाद करेंगे, और इसमें क्या होता है, निर्णय में देरी होती है, निर्णय में देरी होती है। निर्णय में देरी इसका मतलब, जब किसी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करती है यानी कि यूनिटरी सिस्टम में जब काम करती है, तो ऐसे में दोस्त निर्णय तेजी से होते हैं, क्योंकि एक ही सरकार है, कोई भी नियम फटाक से साइन करा, पास, निर्णय हो गया, डिसीजन हो गया, निर्णय तेजी से होता है यूनिटरी में। मगर यहाँ पे निर्णय देरी हो रही है,
निर्णय बहुत देर से लिया जाता है, इसीलिए ये इसके हानियां हैं। इसका सिर्फ एक ही लाभ है, वो होता है क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, यानी कि जब सरकारें रहेंगी, आपके क्षेत्र तक रहेंगी, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको आसानी से पूरा किया जा सकता है। दोस्त, हमने समझा संघात्मक प्रणाली, हमने समझा एकात्मक प्रणाली, दोनों को इजी वे में समझा। अब हम कल की जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम समझेंगे अर्ध संघात्मक प्रणाली। अर्ध संघात्मक जब हम प्रणाली समझ रहे होंगे तो उसमें हम भारत को भी शामिल करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल की नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।